हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का बैच चल रहा है, उसमें हम आज लेके आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 और चेंजिंग अर्थ। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो डेल्टा कैसे बनता है उसके बारे में, वोल्केनो इरप्शन कैसे होता है उसके बारे में, ग्लेशियर के बारे में, एंड जो रिवर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, आवर चेंजिंग अर्थ। इसके साथ में बता दूं आपको कि क्लास 7 के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक गुड न्यूज है कि हम क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से बैच लेके आए हैं, जिसमें फुल्ली डेडिकेटली आपको क्लास 7 की क्लासेस की जाएगी। जिसमें हमने क्लास 7 का जो साइंस सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट किया है अभी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके एक बार वीडियो को विजिट जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको इसकी एक्चुअली में रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखते हैं जो लिथोस्फेरिक प्लेट हैं उसके बारे में पूछा गया है कि वो क्या होती है, और जो जो प्लेट्स होती है उनका मोमेंट जो होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में ये दिया गया है। तो चलो हम इसके बारे में समझते हैं। द लिथोस्फियर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो लिथोस्फियर है वो प्लेट्स में टूट जाता है, उनको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं, plates कहते हैं। We will be surprised to know that these plates move around very slowly। जो ये प्लेट्स है वो मूव होती है बहुत स्लोली, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, जैसे कि फ्यू मिलीमीटर ईयर में। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मूवमेंट होता है मोल्टन मैग्मा का, इसकी वजह से होता है। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन द सर्कुलर मैनर। जो मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर, वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स को चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो मूवमेंट होता है इन प्लेट्स में, इसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है उसमें भी चेंज होता है। The Earth's movements are divided on the basis of forces which cause them. The forces which act in the interior of the Earth are called endogenous force, and the forces that work on the surface of the Earth are called exogenic force। जो फोर्स होता है, जो फोर्सेस होते हैं जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ एक्ट करते हैं, उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एंड जो सरफेस पे काम करते हैं, जैसे कि इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ड ओरिजिन, जो हमने पढ़ा अभी, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंडो का हो गया इनसाइड एंड आउटसाइड हो गया एक्सो का, एंड जेनिक का हो गया ओरिजिन। इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। चलिए हम आगे देखते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल rigid irregularly shaped plates slabs which carry continent and ocean floors। जो अर्थ क्रस्ट है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती है, जो कि छोटी बड़ी होती है, रेजिड होती है, इरेगुलर शेप्ड होती है, और वो कॉन्टिनेंट एंड फ्लोर कैरी करती है। नेक्स्ट आता है एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। जो कि इनसाइड ऑफ अर्थ लगता है उसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इसकी आगे क्या दिया गया इसके बारे में। तो समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। जैसे कि जो सडन मूवमेंट क्या हो गया, जैसे कि सडन मूवमेंट हो गया अपना अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनोज हो गया, और मास डिस्ट्रक्शन हो गया ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड जो स्लो मूवमेंट क्या हो गया, वो हो गया जैसे कि बिल्डिंग ऑफ माउंटेन हो गया, जैसे कोई माउंटेन बन रहा है उसका हो गया, जैसे कि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था वो स्लो मूवमेंट में आता है। चलिए आगे, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट अपना आता है वो है इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। इसमें क्या होता है, जो अर्थ का मूवमेंट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एक फ्लो चार्ट है, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में या अपने जो कोई भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अर्थ का मूवमेंट है वो कितने टाइप के होते हैं। तो
इसमें जैसे हमें क्लास 7 की एनसीईआरटी में कितने कितने दिए हुए हैं, 2 टाइप ऑफ फोर्सेस दिए हुए हैं, है ना। तो उसमें हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, जो इनसाइड ऑफ द अर्थ लगता है उसको एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं, एंड जो बाहर से लगता है एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाता है। इसमें क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ गया। जैसे कि क्या होता है, जैसे रिवर आई, रिवर अपना सेडिमेंट लेके आई, वो आ, पहले इरोजन हुआ, फिर डिपोजिशन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, तो वो ये जो एक्टिविटी हुई वो आउटसाइड ऑफ अर्थ हुई, जैसे कि अर्थ के बाहर हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे। तो विंड आ गई, सी वेव सेम काम करती है ऐसे ही, ग्लेशियर भी सेम ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोजेनिक फोर्सेस। इसमें क्या होता है, सडन मूवमेंट होता है एक, तो एक स्लो मूवमेंट होता है। सडन मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, वो इनसाइड ऑफ द अर्थ होगा, बाहर से कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा। वोल्केनो है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि अर्थ के सरफेस पे बन के फट जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जो वोल्केनो है वो अंदर हम आगे पढ़ेंगे, जो मैग्मा चेम्बर होता है उससे मैग्मा बाहर निकलता है। तो लैंडस्लाइड होता है वो भी, जो उसकी इंटरनल मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्या होता है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होता है, उसमें क्या है, जैसे कि माउंटेन का बनना, तो उसमें क्या है, जैसे कि हिमालय का बनना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो माउंटेन है वो सरफेस से बन जाएगा, वो उसका एक जो इंटरनल प्रोसेस होती है उससे वो बनता है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी वोल्केनो के बारे में, तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten materials erupt suddenly। जैसे क्या होता है, ये हो गया अपना वोल्केनो पूरा, ये हो गया अपना अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट हो गया। और ये जैसे कि ये हो गया मैग्मा चेम्बर, इसके जो ऊपर है ना, ये जैसे ये बना हुआ है अपना, ये जो ये लावा ही है, जैसे ये लावा यहाँ से निकला यहाँ पे आ गया, ये हो गया वेंट, ये गैसेस से ऊपर निकलती है, और ये क्रेटर हो गया जिससे जहाँ से ये निकलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, जैसे कि जो अपना हम बात कर रहे थे वोल्केनो की, उसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक कैसे आता है उसके बारे में। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। जैसे कि जो लिथोस्फीयर प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, वो मूव करती है, तो क्या होगा, जो अर्थ है उसमें वाइब्रेस होगी, सरफेस में वाइब्रेशन होगी, है ना। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक कहलाती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको फोकस कहते हैं हम। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वाइब्रेशंस travel outside from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of earthquake decrease away from the center। जो फोकस है उसके ऊपर क्या होगा, एपिसेंटर, एपिसेंटर के पास में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। और इसके बाद जैसे कि हम दूर जाते रहेंगे, जैसे कि जो एपिसेंटर से हम दूर जाएंगे जितने दिन, वो ना डिक्रीज हो जाएगी क्या, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम इस डायग्राम से देखते हैं कि जैसे कि हमने भी पढ़ा कि जो फोकस है, जहाँ स्टार्टिंग बिंदु है फोकस हो गया वो, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक occur, इट इज द ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। तो ये है वही एक सेंटर बिंदु हो गया, ये इसके ऊपर है, वो क्या हो गया, एपिसेंटर हो गया। और इसके जो वेव्स है, ये ट्रेवल हो रही है इधर, सेस्मिक वेव्स, ठीक है। और यहाँ पे डैमेज है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगा, एंड सबसे कम, जितना दूर रहेगा उतना सबसे सबसे कम कम होता रहेगा जैसे जैसे। और इसी के साथ में एक आपसे सवाल है, एक आपसे क्वेश्चन है कि जो अर्थक्वेक है उसको मेजर किससे किया जाता है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में
टाइप करके भेज सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है, ऑल थ्रू अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। जो अर्थक्वेक है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। ये हम पहले से तैयार है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो इम्पैक्ट है, उसका जो डैमेज होने वाला है, उसको हम कम कर सकते हैं। ये हम आगे देखते हैं। द कॉमन अर्थक्वेक प्रोडक्शंस मेथड adopted locally by peoples इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर्स। इसका कोई प्रोडक्शन का कोई मशीनरी नहीं है। इसको जस्ट जो लोकल पीपुल्स है उनने एक लोकल जो मेथड अडॉप्ट कर रखा है उन्होंने प्रेडिक्ट करने का, जैसे कि जो एनिमल बिहेवियर इसको देख के, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, स्नेक्स अपने घर में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। तो ये जो लोकली जो मेथड है, जो प्रिडिक्शन है, उसको हम देख के अब बिफोर हैंड रेडी कर सकते हैं, हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक केस शीट है अर्थक्वेक की, जो कि 26 जनवरी 2001 में आया था, भुज में जो आया था, उसकी एक केस शीट है। ये हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हम आपको देने जा रहे हैं, पर आपको फिर भी जो अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए machines called a seismography. The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less than we felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. Fallings. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong. 7.0 is classified as a major earthquake. इसमें हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक को जो मेजर करने वाली है मशीन है, उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो इसको मेजर कैसे करते हैं, रेक्टर स्केल से मेजर करते हैं इसको। 2.0 वाला उसको नॉर्मल बोलेंगे हम, और 5.0 का है थोड़ा सा डैमेज हो सक कर सकता है। एंड जो 6.0 है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड 7.0 है वो मेजर अर्थक्वेक माना जा सकता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है उसकी, उससे पहले हम क्या प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम जो सेफ स्पॉट कहाँ होगा उसके बारे में हम देखते हैं। अंडर ए किचन काउंटर हो गया, टेबल और डेस्क हो गई, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर हो गया, और वॉल हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टे अवे फ्रॉम, किसी में दूर रहना है, तो फायर प्लेसेस हो गया, एरिया अराउंड चिमनीज हो गया, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड द पिक्चर फ्रेम हो गया। अब क्या करना है, हमें तैयारी किसकी रखनी है, बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में हमें फैलाना है कि अर्थ क्या है। एंड हमें कॉन्फिडेंटली हमें डिजास्टर का सामना करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मेजर लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में। द लैंडस्केप is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like wind, water, and ice. The erode materials is carried away or transported by water, wind, etc. The eventually deposited. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. नेक्स्ट आता है द वर्क ऑफ ए रिवर्स। जो रिवर होता है उसका क्या काम होता है उसके बारे में देखें। द रनिंग वाटर इन द रिवर erode the landscape when the river
thumped at staff angle over very hard rocks or drawn a steep valley side, it form a waterfall. ये हार्ड एरिया हो गया, सॉफ्ट रॉक्स हो गया, ये अंडरकट हो गई बाय द पावर ऑफ द वाटर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। देयर हाईएस्ट वाटरफॉल is Angela Falls of Venezuela in South America. There other waterfalls are Niagara Falls, located on their border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zimbabwe and Zimbabwe in the Africa। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि एज द रिवर एंटर द प्लेन इट्स ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज meanders। अब meander हम किसे कहेंगे, जैसे ही रिवर क्या होता है प्लेन एरिया में एंटर करेगी तो वो ट्विस्ट करेगी और टर्न करेगी, फॉर्म में लार्ज बैंड बैंड बनाएगी वो, तो उसको हम meander कहेंगे। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ meander, द एंड ऑफ meander लूप come closer and closer. In due course of time, the meander loop cut off from the rivers and form a cut off lake, also called oxbow lakes। जैसे कि वो जो meander रहेगा वो रिवर से कट जाएगा तो उसको हम कट ऑफ लेक और ऑक्सबो लेक्स बनाएंगे कहेंगे, क्योंकि वो ऑक्सबो जैसे हम उसकी जो डिजाइन बन जाएगी। At time the rivers overflow its banks. This lead to the flooding of the neighboring area as the floods deposit layer of the fine soil and other materials called sediments along its bank. These leads to the formation of flat, fertile floodplains. The rise banks are called leaves। जैसे कि ये लीव्स हो गया, ये जैसे कि ये मियांडर बन गया, ऐसे ऐसे बन के फिर क्या होता है, जैसे कि ये मियांडर बनेगा, फिर ये यहाँ से जैसे कट गया तो ये ऑक्सबो लेक हो गई, ये जो है मियांडर बन गया और ये लीव्स बन गया। चलिए आगे देखते हैं हम। एज द रिवर अप्रोच टू द सी, जैसे कि जो अपनी रिवर रहेगी वो सी की ओर अप्रोच करेगी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज, जो स्पीड रहेगी वाटर की वो कम हो जाएगी। द रिवर begins to break up into a number of streams called distributary। जैसे कि जो मेन रिवर रहेगी वो अपनी अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे। The rivers become so slow that it begin to deposit its load, और वो अपना जो सेडिमेंट्स आएंगे उनको वहीं छोड़ना स्टार्ट कर देगी वो। Each distributary form its own mouth, the collection of sediments from all the mouth forms a delta। इसके बाद जो सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगी उसका सब मिला के एक डेल्टा बन जाएगा सेडिमेंट्स से। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये मेन रिवर आई है, ये मेन रिवर हो गई, मेन रिवर ये हो गई, और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, जैसे इसकी ये हो गई, फिर ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई। तो ये एरिया बना, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स जमा हुए हैं उसको हम क्या कहलाएंगे, उसको हम कहेंगे डेल्टा। जैसे कि हम इसमें भी देख पा रहे हैं, जैसे कि ये जो मेन रिवर थी इसकी, यहाँ से आई मेन रिवर, ये क्या हुआ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, फिर यहाँ से ये इधर हो गई एक, ये इधर हो गई, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बन गई थी। जो ये बना, ये क्या बना, डेल्टा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जो सी वेव होती है उनका जो वर्क होता है उसके बारे में हम देखेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो कोस्टल लैंडफॉर्म होती है तो उसको जैसे कि वो इरोजन करेगी, डिपोजिशन करेगी, तो उससे क्या होगा, उसका जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वो थोड़ा हाइट हो जाएगी उसकी, और बढ़ जाएगा थोड़ा सा ना।
तो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जो रॉक्स रहेगी उसके आसपास या जो बीच में रहेगी तो उस पे वो स्ट्राइक करेगी, उसमें क्रेक डेवलप कर देगी जो सी वेव रहती है वो। अवर टाइम द बिकम लार्जर एंड वाइडर, वो बड़ा और चौड़ा हो जाएगा। दिस होल्स लाइक केव्स बन जाएगी वो, फॉर्म्ड इन रॉक्स, रॉक में केव टाइप बन जाएगी। दे आर कोल्ड सी केव्स, उसको हम सी केव्स कहते हैं। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus form sea arc. तो क्या होगा कि इसमें जो टाइम बीइंग के बाद में जब भी कैविटी बढ़ जाएगी तो इसमें ओनली उसकी जो रूफ रहेगी और वॉल्स रहेगी, तो हम क्या बोलते हैं इसको, सी आर्क बोलेंगे इसको। फिर क्या होगा, फर्दर इरोजन ब्रेक्स एंड रूफ एंड ओनली, जो उसको रूफ ही तोड़ देंगे। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और रूफ को तोड़ देंगे। एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, ओनली दीवार रहेगी वहां पे। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कोल्ड स्टॉक्स। दीज स्टेप रॉक्स कोस्ट rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores, forming beach. जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, जैसे कि स्ट्राइक करेगी यहाँ पे तो ये केव बन जाएगी। एंड फिर ये जैसे कि इसमें वाटर पास होने लग गया, इस पे केविटी के कारण ये जो रॉक है वो टूट गई है, तो इसमें इसी आर्क हो गया। और इसके जैसे कि ये ओनली वॉल बची इसमें, तो स्टॉक हो गया। आगे हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर का, आइस ग्लेशियर का वर्क है उसको हम देखेंगे। आइस ग्लेशियर क्या होता है, आर रिवर ऑफ आइस होती है, विच टू इरोड द लैंड स्केप by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. Glacier carve out deep holes there. As the ice melts, they get filtered up with water and become beautiful lake in the mountains. The materials carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and slaty gets deposited. These deposits from glacier moraines, moraines, glacier moraines. जैसे कि ये ग्लेशियर हो गया और ये डिपोजिशन वगैरह हो गया, जैसे कि ये जो लेक बन गई है इससे, जो वाटर मेल्ट हुआ है उससे। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है जो विंड होती है, हवा जो होती है उसका जो वर्क है उसके बारे में हम देखेंगे। विंड क्या होती है, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। जो रेगिस्तान होता है इसमें जो एक्टिव एजेंट होती है इरोजन का एंड डिपोजिशन का, वो है विंड है। In the desert, we can see rock in the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and wide rope. When the wind blows, it left the transport sand from one place to another. When it is stopped blowing, the sand falls and get deposited in the lower hill like structure. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such a sand is deposited in the large area, it is called loose. Large deposit of the loose is found in China. क्या होता है कि जो हवा जो होती है, विंड जो होती है, वो अपने साथ जो वहाँ की सैंड होती है उसको मतलब हवा में डिपोजिशन और इरोजन के लिए हवा में मिक्स हो जाते हैं वो सब। तो जो मशरूम रॉक्स होती हैं उसको मशरूम रॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जो विंड होती है वो इरोड करती है इसको, लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स है मोर देन अपर पार्ट को, अपर पार्ट से ज्यादा उसके लोअर सेक्शन को वो इरोड कर देती है। तो इससे क्या होता है, मशरूम रॉक्स बन जाती है। और इसमें क्या होता है, वो
इरोड की हुई हवा में रहती है, उसकी जो सैंड होती है, जब वो गिरती है तो उस वहाँ पे सैंड दुन्स बन जाते हैं। और जो इसके क्या होता है, जैसे कि गिरेगी तो जैसे कि जो लाइट कण होंगे, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड इज वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक ले जाएगी इसको। व्हेन सच ए सैंड इज डिपॉजिटेड इन द लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड लोस, तो इसको हम लोस बोलेंगे। ये चाइना में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। जैसे हम देख रहे हैं ये दून्स हो गए अपने, सैंड दून्स हो गए जैसे। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको चैप्टर पसंद आया है तो उसको आप लाइक करना ना भूलें। और यदि कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि हमने जो एंशिएंट इंडिया की जो पूनम दलाल दहिया मैम की जो बुक है उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन वीडियो आप चैनल पे आ गया है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट कीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।